नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। एलएसी से स्पेशल शो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन जानिए बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मोल्डो में, एलएसी के उस पार मोल्डो में जो बैठक हुई वो बैठक कल बेनतीजा रही। 12 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही क्योंकि चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है। चीन अपनी उसी हरकत पर अड़ा हुआ है। चीन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है चीन को पीछे जाना ही होगा। पेंगोंग से लेकर डेप्सोंग तक ये साफ कर दिया गया भारत की तरफ से कि चीन को पीछे जाना होगा। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी विदेश मंत्रियों के साथ, उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ना होगा। लेकिन चीन ने क्योंकि इस बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दी है, इसलिए बेनतीजा रही ये बातचीत। 12 घंटे तक चली और आज एक बार फिर बातचीत हो सकती है। उससे जुड़ी हर जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन हम आपको एक बड़ी जानकारी आज देने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको बताएंगे गलवान कांड की पूरी कहानी। किस तरह से चीन ने गलवान कांड को अंजाम दिया, ये सब हम आपको बताने वाले हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि जो बैठक हुई मोल्डो में वो बैठक बेनतीजा रही। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बातचीत जिससे उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक ही किया चीन ने भी जो चीन करता आया है, चीन ने वही किया है। चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि चीन को गोगरा से, डेप्सोंग से, इन सब तमाम जगहों से पीछे जाना होगा। यानी पेंगोंग से लेकर डेप्सोंग तक ईस्टर्न लद्दाख में जो चीन आगे आया था वहां से चीन को वापस जाना होगा। ये भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है क्योंकि चीन पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत बेनतीजा रही जो कल बातचीत 12 घंटे तक चली। एलएसी पर पीछे हटने के लिए चीन किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, लेकिन भारत की दो टूक है चीन को कि उसे पीछे हटना ही होगा। डेप्सांग से लेकर पेंगोंग तक चीन को पीछे जाना होगा, ये कहा है भारत ने साफ तौर पर। लेकिन आज फिर कोर कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है, ये जानकारी भी मिल रही है। यानी आज एक बार फिर बैठक का सिलसिला शुरू हो सकता है। कल 12 घंटे तक की बैठक चली थी, 12 घंटे से ज्यादा लगभग ये बैठक चली और अब उम्मीद की जा रही है कि आज एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की ये बैठक होगी। एलएसी पर शांति बनाए रखने पर लगातार भारत की तरफ से जोर दिया जा रहा है। तो भारत तो लगातार शांति स्थापित करने की बात कर ही रहा है। भारत ये कह रहा है कि शांति को बनाए रखना चाहिए, एलएसी पर तनाव को कम करना चाहिए, डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। बैठक में नतीजा नहीं निकला, अगर आज भी जो बैठक होती है और ये जो बैठक चल रही है, अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो तनाव और बढ़ेगा भारत और चीन की तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से पूरी तरह से तैनाती की गई है, सेना की, वायुसेना की और तमाम अपने हथियारों के जखीरे की। लेकिन आपको ये बताते हैं, ये बातचीत जो कल चली वो लगभग 12 घंटे से ज्यादा चली और आज एक बार फिर बातचीत होगी। देखना होगा कितनी देर तक ये बातचीत चलती है। लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है, कब कब हुई है और कितने घंटे तक ये बातचीत चली है, आइए ये आपको दिखाते हैं। आपको समझ में आएगा कि कितने वक्त से बातचीत की जा रही है, कितने घंटों तक बातचीत की जा रही है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। सबसे पहले 31 अगस्त को बातचीत हुई थी। 31 अगस्त को जो बातचीत हुई थी वो लगभग 5 घंटे तक चली थी 31 अगस्त को। इसके बाद 1 सितंबर को फिर दोबारा बातचीत हुई और तब ये 8 घंटे तक बातचीत चली। यानी 31 के बाद फिर जब 1 सितंबर को बातचीत हुई तो ये 8 घंटे तक चली और उसके बाद 2 सितंबर को फिर बातचीत हुई और ये 7 घंटे तक चली। 3 सितंबर को एक बार फिर बातचीत हुई जो 4 घंटे तक चली। तो लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। 4 सितंबर को 4.5 घंटे बातचीत चली और 6 सितंबर को 4 घंटे बातचीत चली। लगातार देखिए, लगातार बातचीत होती रही और उसके बाद 31 सितंबर यानी कल 12 घंटे तक बातचीत चली। लगभग 12 घंटे से कुछ ज्यादा देर तक ये बातचीत चली है और आज एक बार फिर बातचीत हो सकती है। कितनी देर ये बातचीत चलेगी ये देखना होगा, लेकिन लगातार लंबी बातचीत होती रही है, काफी देर तक बातचीत चलती रही है चीन के साथ। भारत अपना पक्ष रखता रहा है, लेकिन चीन क्योंकि अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे हमारे साथ। लेकिन सुमित जुड़ गए हैं, सुमित के पास आइए चलते हैं ये जानने के लिए कि ये जो बातचीत है वो बेनतीजा रही जो कल बातचीत चली लगभग 12 घंटे से ज्यादा। तो अब आज एक बार फिर बातचीत वहीं से शुरू होगी। सुमित, रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि चीन भी ऐसा लग रहा है, चीन ने जो हासिल कर लिया है, जो चाहता था वो, उसने जहां तक आकर अपनी जो जगहें वो हासिल कर ली है, वो भी वहां से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है और उससे कम पर भारत राजी नहीं है। तो ये तनाव क्या आप और बढ़ता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर एलएसी पर? मेरा एक बात तो तय है कि जंग से पहले और जंग के बाद हमेशा
बातचीत से ही मसले सुलझते हैं। इस देश ने, दुनिया ने खास तौर पर कई वर्ल्ड वॉर देखी, लेकिन हर चीज बातचीत से सुलझी है। लेकिन अभी जिस तरह की बातचीत चीन की तरफ से की जा रही है, जिस तरह के आश्वासन चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक बड़े कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि चीन हमेशा बातचीत की टेबल पर जिन चीजों को लेकर राजी होता है उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। यही वजह थी कि एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया, एक नया समीकरण बनाया गया, जिसके तहत ना सिर्फ अब मिलिट्री लेवल के ऑफिसर्स थे बल्कि कल डिप्लोमेटिक चैनल से भी, यानी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे। और यह वजह थी कि अब कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो इन बातचीत को लेकर, यह सबसे बड़ा चेंज किया गया था। लेकिन अभी भी कल जो बातचीत हुई उसमें चीन ने डेप्सांग से, पैंगोंगत्सो से और हॉट स्प्रिंग से, ये 3 मेन लोकेशंस थी जहां से अपनी डिप्लॉयमेंट या अपनी मोबिलाइजेशन को पीछे करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है सुमेरा। और आज भी कहा जा रहा है करीबन 12 घंटे की कल मीटिंग चली, सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक, यानी 12 घंटे से भी ज्यादा की मीटिंग चली। और आज जी सुमेरा और सुमित, देखिए यही बड़ी मुश्किल की बात है कि किस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो और नतीजा निकले, लेकिन चीन कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, ठोस आश्वासन नहीं दे रहा है। आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हमारे साथ जो बाकी मेहमान जुड़ गए हैं उन्हें भी, उनके बारे में भी बता देते हैं हमारे दर्शकों को। हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ। इसके अलावा मेजर जनरल AK सिवाच मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार और एक्सपर्ट हैं। और मनीष झा हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी, वो भी हमें जानकारी देंगे जो सब चल रहा है भारत और चीन के बीच। मनीष, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपसे भी मैं एक संक्षेप में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि दरअसल हो क्या रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपको यहां भारत में सरकार के भीतर से सुनने को मिल रही है चीन के रुख से अभी तक, क्योंकि कल भी 12 घंटे तक बातचीत चली है। क्या समझ में आ रहा है कि चीन का इरादा क्या है? देखिए सुमेरा, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि 12 घंटा पहले जब चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आज अपनी बात रख रहे थे, मैसेज दे रहे थे 75वीं वर्षगांठ पर, तब दोनों नेताओं ने ये जिक्र किया कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ और किस तरह एक युद्ध की भारी कीमत मानवता को चुकानी पड़ी। तो अभी फिलहाल जब दोनों देशों की तरफ से बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, तो हमें कम से कम अगले कुछ दिन तक जरूर धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष 14 घंटे बैठ रहे हैं तो कुछ तो बात हो रही होगी, कुछ फ्रिक्शन पॉइंट होंगे जहां पर दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं, कहीं असहमत हो रहे हैं। तो सिवाय इसके कि हम अभी ये कह दें कि भारत की तरफ से जो इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और दिल्ली इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ नजर रखे हुए, क्योंकि बेहद निर्णायक है ये पल, जब यहां तय होना है कि आगे दोनों देश किस दिशा में जाएंगे। जी जी हाँ, बहुत निर्णायक है, बहुत अहमियत रखती है ये बैठक, ये हम लगातार कल से कह रहे हैं, क्योंकि जो तनाव है वो लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका है इस समय LAC पर भारत और चीन के बीच। ऐसे में जब ये बैठक हो रही है, इस बैठक से जो रास्ता निकलेगा आगे का वो किसी हद तक निर्धारित करेगा कि LAC पर माहौल क्या रहता है, दोनों देश के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और बहुत अहमियत रखता है कि शांति को स्थापित किया जाए, ये भारत लगातार कहता रहा है। और जैसे कि मनीष कह रहे हैं कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर तो शी जिनपिंग भी यही कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई चीन ऐसा करने वाला है? क्योंकि चीन की जो हरकतें ग्राउंड पर हैं, LAC पर हैं या भारत के साथ लगती हुई पूरी सीमा पर हैं, वो उस तरह की शांति स्थापना की बातें नहीं करती हैं और उसकी तरफ इशारा नहीं करती हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश जी, UN के संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तो शी जिनपिंग भी यही कह रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरह से दुनिया ने, मानवता ने युद्ध की कीमत चुकाई है, लेकिन यहाँ जो वो कर रहे हैं, जमीन पर जो वो कर रहे हैं, जो साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, जो ताइवान के साथ कर रहे हैं, वो इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल यही चाइना का खेल है। हमारे रक्षा मंत्री ने संसद में कहा था कुछ दिन पहले, बड़ा स्पष्ट कहा था कि चीन के कहने में और करने में अंतर है, वो हम सब लोग जानते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा सुमेरा जी कि मुझे मनीष के साथ मैं सहमत हूँ कि ये बहुत अहम बातचीत है, क्योंकि इससे जो नतीजा निकलेगा वो ये हमारा जो इस वक्त सिचुएशन है उसको एक रुख देगा, या इधर या उधर। और हमको ये याद रखना चाहिए कि चीन का ये तरीका है कि वो बातचीत लटकाता है, अपने प्रतिद्वंदी को नापता है, मूल्यांकन करता है, तोलता है और थकाने की कोशिश करता है। तो ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।
और इस बार की जो बातचीत है उसकी अहमियता ये है कि जी विष्णु जी, और ये हमसे बेहतर कौन जान पाएगा। अभी हमने, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं, अभी हमने दिखाया है ग्राफिक्स के जरिए कि कितनी बार बातचीत हो चुकी है, कितने कितने घंटों तक बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये ऐसे समय पर बातचीत हो रही है जब दोनों देशों को अपने अपने स्टैंड के बारे में पूरी तरह से एक क्लैरिटी आ चुकी है, उन्हें मालूम पड़ चुका है कि भारत के स्टैंड पर कायम है और चीन के स्टैंड पर कायम है। हमारे साथ इस बीच अभिषेक उपाध्याय भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं सुमित का। सुमित हमें बताएंगे कि ये बातचीत अभी तक जो कल बातचीत रही थी वो बेनतीजा रही, लेकिन अब आगे क्या होगा। आज भी बातचीत होने वाली है, उसके आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि रास्ता निकालना तो होगा और उस दिशा में भारत जरूर आगे बढ़ रहा है, चीन भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सुमित, ओवर टू यू, बताइए कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, आगे का रास्ता भी बातचीत है, और लेकिन सुमेरा खास बात यह कि 100 दिन के संघर्ष में करीब करीब कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है, और इस 100 दिन के संघर्ष के दौरान बातचीत के कई दौर चल चुके हैं, कई बातचीत हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले अगर आप देखें कि जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई है वो अब तक बेनतीजा रही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री मिले थे, आपको याद होगा कि एससीओ के अंदर मिले थे, स्टैंड क्लियर था, बातचीत लेकिन बेनतीजा निकली। कोई बड़ा इसमें नहीं कंसेंसस पे बने, टेबल पर सहमति बनी। ये 10 सितंबर को जो विदेश मंत्री मिले थे, जमीन पर बेअसर। हमेशा मैं कह रहा हूं कि बातचीत टेबल पर तो हो रही है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। आगे क्या होगा, राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे, दोनों को मिलना है, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी को मिलना है, शांतिपूर्ण समाधान होगा। आपको याद होगा कि डोकलम के समय भी दोनों के मिलने के बाद ही चीजें सुधरी थी। आगे क्या, चीन नहीं समझेगा, सर्दियों में सीधी जंग, यानी सर्दियां अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है। यही लगातार हम कह रहे हैं कि अभी इन गर्म माहौल का सबसे बड़ा नुकसान चीन को ही होगा, क्योंकि चीन माउंटेन वॉरफेयर में कहीं नहीं टिकता। लेकिन फिर भी चीन इस पूरी बातचीत को लंबा खींचता जा रहा है, और इतना ज्यादा लंबा खींचता जा रहा है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे खराब होती जा रही है। ये कुछ 100 दिन के संघर्ष की कहानी अगर आप समझे तो ये क्यों है, ये किस लिए है? दरअसल ये इसलिए है क्योंकि चीन अभी भी अपनी बातों पर नहीं टिक रहा, अपनी वादों पर नहीं टिक रहा। सुमेरा। जी सुमित, और अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इसके बारे में बात करते हैं। अभिषेक, जो कह रहे हैं अभी सुमित बता रहे हैं कि 100 दिन की कहानी ये है कि क्या कुछ हुआ है अभी तक, घटनाक्रम क्या कुछ हुआ है, लेकिन इन 100 दिनों के भीतर भारत ने भी चीन को दिखा दिया है कि अगर चीन कोई हरकत करेगा तो भारत उसको किस तरह से जवाब देगा। यानी चीन के लिए कोई केक वॉक नहीं है कि वो आएंगे और वो जहां चाहते हैं वहां पर कुछ कब्जा कर लेंगे और उसके बाद वहां से पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटना होगा। लेकिन चीन भी क्या उसको जो हासिल हो चुका है उससे वो पीछे नहीं हटना चाहता है, तो फिर रास्ता किस तरह से निकलेगा इसमें? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं सुमेरा जो कि फंसे हुए हैं। बात डिसएंगेजमेंट की है, बात डिस्केलेशन की है, और बात डी इंडक्शन की भी है। उनकी जो उन्होंने अपनी मोटराइज्ड और मैकेनाइज्ड डिवीजन लगा रखी है एलएसी के करीब, उसको भी उनको पीछे ले जाना होगा। तो बात कई लेयर पर है, ऐसा नहीं कि उसका कोई एक लेयर है जिससे कि आप पीछे हट जाएं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी एडवांटेज की पोजीशन है। हम आज जो बात कर रहे हैं और पहले जो बातें हुई थी उसमें फर्क भी समझना होगा। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कई ऐसी हाइट्स हैं, कई ऐसी पोजीशंस हैं जो चीन की आंखों में गड़ रही हैं, जो चीन को परेशान कर रही हैं। इसीलिए अब जो है कोई बातचीत में अर्जेंसी नहीं है, कोई बातचीत में हमारी ओर से कुछ पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि अब जो है बहुत हद तक चीन के ऊपर है कि उस मामले को किस तरह से सेटल करना चाहता है। गेंद उनके पाले में है। सुमेरा। जी हाँ, तो गेंद चीन के पाले में है, लेकिन चीन क्या करेगा वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। आज भी एक बार फिर बैठक होगी, जो कोर कमांडर स्तर की बैठक कल हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक कल 12 घंटे से ज्यादा चली थी, और आज एक बार फिर बैठक हो सकती है। लेकिन आपको हम एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं, और ये बड़ी खबर आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है कि दरअसल ये सब कुछ जब शुरू हुआ, गलवान कांड के बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। लेकिन गलवान कांड की पूरी कहानी क्या है, गलवान कांड की पूरी सच्चाई क्या है, गलवान कांड जब हुआ तो चीन ने क्या साजिश की थी, ये टीवी9 भारतवर्ष आपको बताने वाला है। कैसे रात में अपनी फोर्स बदल दी थी, चीन ने क्या पैंतरेबाजी की, चीन ने क्या चाल चली, और क्यों हुआ गलवान कांड, कैसे हुआ गलवान कांड, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे टीवी9 भारतवर्ष में। क्योंकि ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये 100 दिन का जो बिल्डअप आप देख रहे हैं, लगभग 5 महीने से जो तनाव देख रहे हैं आप भारत और चीन के बीच,
वो सब गलवान कांड की वजह से है। लेकिन गलवान कांड की पूरी कहानी बताने के लिए आइए सीधे रुक करते हैं एक बार फिर स्टूडियो का, जहां सुमित और अभिषेक हमें गलवान कांड की ये पूरी कहानी बताएंगे और ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए। ओवर टू यू सुमित एंड अभिषेक। देखिए, निश्चित तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये स्थिति कैसे बदली। अभिषेक और मैं दोनों वहां पर रहे हैं, हम दोनों ने वहां पर हर चीजों की जायजा ली और देखा है कि आखिरकार सिचुएशन कैसे बदली। सबसे पहले क्योंकि मैं जिस तरफ खड़ा हूं भारत है और उस तरफ अभिषेक जिस तरफ खड़े हैं ये चीन है, और यही गलवान की यथास्थिति अगर आप देखें तो ये जो वाई जंक्शन है अभिषेक, ये वही नाला है जहां पर पूरा कन्फ्रंटेशन हुआ। अभिषेक बिल्कुल, देखिए बॉटल नेक की जो बात आप कर रहे हैं, वाई जंक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी देखा कि दौलत बेग गोल्डी से देखिए गलवान घाटी, पेट्रोल पॉइंट 14 दिख रहा है आपको, दिख रहा है इधर चीनी सैनिक दिख रहे हैं। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये बेसिकली वही क्लैश पॉइंट है जहां से चीजें शुरू हुई थी। 5 मई अभिषेक 5 मई 2020 को करीबन 12 बजे दोपहर को, और ये सारे सैनिक जो थे पीपी 14 के पास आ गए और चीन के करीबन भारी संख्या में सैनिकों ने अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी वो पीपी 14 की तरफ बढ़ा दी। अभिषेक, और बड़ी बात देखिए ये भी है कि जो हमारे सैनिक वहां पर गए, जो हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर गई, तो वहां पर जो बातचीत थी उनको नहीं पता थी कि पहले से मोबिलाइजेशन कर रखा है और उनके हाथ में जो असले थे, आप हैरान हो जाएंगे, जैसे कि मिलिशिया, साउथ अफ्रीका में जो मिलिशिया होते हैं उनके पास जो असले होते हैं वो असले रखे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और यही बात है जो लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे चीन की बड़ी साजिश थी और उसके बाद 6 मई को दोनों तरफ से एक दिन की शांति हुई। यानी ये पीपी 14 के पास लगातार जब ये डिप्लॉयमेंट की गई उसके बाद एक दिन चीन ने कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ी वजह थी कि चीन ने सबसे पहले अपनी मोबिलाइजेशन आगे की, उसके बाद चुप बैठ गया ताकि भारत उस पर कुछ रिएक्ट करे, और अगर रिएक्ट नहीं करता है तो फिर वो आगे और ज्यादा बढ़ जाए। अभिषेक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए हम बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है। ये गलवान की बात कर रहे हैं, पीपी 14 की बात कर रहे हैं, और इसके बाद यहां जो झड़प हुई है उसके बाद कैसे सीन चेंज किया है, पैंगोंग की ओर बढ़े हैं। तो जो कैसे लोकेशन चेंज कर रहे हैं, गलवान, पैंगोंग, फिर चुशुल की ओर। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और यही बात है कि चीन की कॉन्स्पिरेसी एलएसी पर एक जगह पिन पॉइंटेड नहीं थी, लगातार उसकी कॉन्स्पिरेसी थी अलग अलग जगह के ऊपर जाकर इस तरीके के रिफ्ट को पैदा करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डेट 7 मई 2020 ये है सबसे इंपॉर्टेंट डेट कि चीन ने सबसे पहले अग्रेसिव पोस्चरिंग जो की अपनी 7 तारीख को की, जब चीन के सैनिकों ने ना सिर्फ हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर, यानी जो वहां पर एक ब्रिज बन रहा था, कंस्ट्रक्शन बन रही थी, ना सिर्फ उसको बीच में रोक दिया बल्कि हमारे टेंट, हमारे इक्विपमेंट को आग लगा दी, उनको तोड़ दिया। यही था अग्रेसिव पॉइंट जहां से चीन ने इन सारी चीजों को अभिषेक आगे बढ़ाया। बिल्कुल, और इसी बात से वो परेशान था, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तेजी के साथ में, वो जो ब्रिज की बात हम लोग लगातार करते आए हैं, उससे परेशान था, क्योंकि हमारी फौजें जो हैं वो सीधे एलएसी पर पहुंचती हैं, जो आधारभूत ढांचा हमने वहां पर स्टैब्लिश कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, और यही वजह थी कि लगातार चीन को यह डर था कि अगर भारत ने कंस्ट्रक्शन कर ली तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और 7 तारीख को लगातार चीन की कोशिश थी। अब इसके बाद अभिषेक करीबन 1 महीने तक बातचीत कई बार चलती रही, कमांडर लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, आपको याद होगा कि कई इसको लेकर बातचीत यहां दिल्ली में भी होती रही। अब सारी चीजें बदली अभिषेक 13 जून 2020 को, जब वहां के लोकल कमांडर्स ने, जिसका नाम सुरेश बाबू था, और उनके जो काउंटर पार्ट थे, उनकी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग कमांडर लेवल पे तय किया गया कि अब लोकल लेवल के कमांडर्स होंगे, बातचीत से इसको सुलझाएंगे। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए इस बातचीत में ये एकदम हो गया था कि चीजें पीछे हो जाएंगी, ये एकदम तय हो गया था। यही हम लोग जो कहते हैं कि चीन का जो धोखा देने की, पीठ में छुरा भोंकने की रणनीति यहां दिख रही थी वो। बिल्कुल अभिषेक, यहां पर काफी लंबी बातचीत की गई दोनों की तरफ से, और कहा गया कि चलिए समन्वय बन गया है, आपस में ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब दोनों लोग पीछे हट जाएंगे और चीन जहां से आगे आया है वहां से पीछे हट जाएगा। अभिषेक, बिल्कुल, और देखिए अब ये पूरा आलम समझिए आप, अभी आपको अगला पॉइंटर दिखाई पड़ेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि चीजें यहां पर स्टेबल हो गई हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये आ रहा है 14 जून 2020, कर्नल बाबू एलएसी पर जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभिषेक, क्योंकि जो 13 तारीख को मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि आप पीछे हटेंगे, वो उसको चेक करने गए थे कि आखिरकार वो पीछे हटे या नहीं हटे। लेकिन फिर भी उनको आश्वासन दिया गया कि ठीक है, हम कल तक पीछे हट जाएंगे। और वहां के जो सीओ थे, जिनसे वो लगातार बातचीत कर रहे थे, वहां के जो सैनिक थे, उन्होंने उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि यहां पर जो टेंट, उनके वाई नाला के ऊपर जो टेंट है, ये यहां से पीछे हटा दिए जाएंगे। अब चीन यहां से पीछे हटेगा, लेकिन 14 तारीख को वो नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया कि हम कल तक यहां तक चले जाएंगे यहां से। और बड़ी बात यह है कि जो कर्नल बाबू वहां पर गए, उनके साथ जो पूरी टीम थी, वो लोग इस बात पर गए थे कि अगर बातचीत हो जाएगी, जैसे कि हमेशा होता है, वो पीछे हट जाएंगे।
ये मान के गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहां पर क्या तैयारी कर रखी। वो तैयारियां आप सोचिए जो चीन ने कर रखी थी। यही बात हम कह रहे हैं कि 14 जून 2020 की रात यानी फिर दोबारा से चीनी सैनिक वहां से नहीं हटे और यही बात थी लगातार जो भारत की तरफ से कही जा रही थी कि आप जिन सहमतियों पे बने हैं, आप जो वादे आपने किए हैं, कम से कम वो वादे पूरे किए जाएं। और ये सीओ लेवल पर यानी कर्नल लेवल की जो मीटिंग हो रही थी उस पर बार बार कहा जा रहा था कि आप कम से कम अपने वादों पर हटिए। आपने जो डिसएंगेजमेंट की बात कही है मीटिंगों में, उनको उनके ऊपर तो राजी हुई है अभिषेक। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी अगला आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि ये देखिए 15 जून 2020 ये वो तारीख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि चीन का जो पूरा इरादा था वो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का था। उनको ये नहीं पता था कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका उनको आइडिया नहीं था। बिल्कुल अभिषेक, और यहीं से अब 15 जून 2020 ये है वो सिचुएशन ट्विस्ट वाली आप कह सकते हैं कि जिसने पूरी सिचुएशन को एलएसी पर मोड़ दिया 15 जून को, जब हाथापाई शुरू हुई। और खास बात अभिषेक ये कि कर्नल बाबू को सिर्फ ये पता था कि वहां जो कंपनी तैनात है, जिन लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, इसलिए वो निहत्ते वहां पर उन लोगों से मिलने गए कि आपने जो बात कही थी 2 दिन से आप हमें बात कह रहे हैं, आप पीछे हटिए। लेकिन हुआ उल्टा, वहां पर पूरी कंपनी चेंज कर दी गई, सीओ चेंज कर दिए गए वहां के चीनी सैनिक। और उसके बाद 15 जून को 3 जगह झड़प हुई। और अभिषेक ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि PP-14 पे लगातार एंगेजमेंट की बात हो रही थी, लगातार ये बात कही जा रही थी कि आप यहां से हट जाइए। लेकिन जो सीओ थे कर्नल बाबू जो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ना सिर्फ वो कंपनी बदली है, लेकिन वो कंपनी या फिर वो लोग चीनी सैनिक वहां पर बात करने के लिए 16 बिहार रेजिमेंट और 3 सिख रेजिमेंट, ये नाम याद रखना जरूरी, क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है। यहां कोई हथियार नहीं था, सिर्फ जज्बा था, और वो मारा है चीनियों को कि आप सोचिए आज तक वो कब्रें तलाश रहे हैं चीन में। अभिषेक यही हिस्ट्री में कहते हैं कि मिलिट्री हिस्ट्री में ये तारीख और ये रेजिमेंट्स हमेशा याद की जाएंगी, क्योंकि हैंड इन हैंड के फाइट के अंदर इन्होंने चीनियों जो संख्या में ज्यादा थे, चीन के 46 जवानों की मौत। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं सुमित, 46 जवानों की मौत का संख्या और भी ज्यादा है जो वहां चीजें सामने आ रही। 46 तो ये जो वो मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कुछ फैक्ट हैं गलवान के जो हमने आपके सामने रखे, एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, गलवान ने सिचुएशन कैसे बदली। अब हम सुमेरा के पास जाएंगे और पूछेंगे सुमेरा, क्योंकि लगातार बात कर रही हैं, सुमेरा का क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर। जी हाँ सुमित, हमने बहुत बेहतर तरीके से आपने और अभिषेक ने दर्शकों को बताया कि दरअसल हुआ क्या था, गलवान कांड क्यों हुआ, जिसकी वजह से हम अब ये तनाव, ये बिल्डअप देख रहे हैं कि 2 देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, तनाव इस हद तक आगे बढ़ चुका है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि गलवान कांड हुआ और उसके पीछे चीन की जो साजिश है उसे बखूबी आपने बताया। और इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ बाकी जो मेहमान मौजूद हैं उनसे। मेजर जनरल AK सिवाच, यानी चीन ने जिस तरह से अभी बता रहे हैं सुमित और अभिषेक, रात में कंपनी बदल दी, वो अधिकारी जिनसे बातचीत चल रही थी उन्हें बदल दिया गया, नए लोगों को वहां पर ला दिया गया। ऐसा करने के पीछे जाहिर सी बात है चीन का जो इरादा था वो नेक तो बिल्कुल भी नहीं था और साजिश बड़ी थी और दूर तक साजिश की प्लानिंग की थी चीन ने। हाँ बिल्कुल ठीक बोला सुमेरा। देखो आप इसको सोचो, गलवान का एक छोटा इंसिडेंट था जो कि हिस्ट्री में अब बार बार दोहराया जाएगा, किस प्रकार से भारत के जवानों ने एक बहादुरी का परिचय दिया और निहत्थे और आप या वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, मगर चीनियों को मौत के घाट 40 से ज़्यादा चीनियों को मारा। पर देखो एक चीज़ देखनी पड़ेगी सुमेरा, आपको समझना पड़ेगा पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कि जो ये चीन आया है, चीन एक मंशा से आया है, चीन का एक पॉलिटिकल और मिलिट्री एम है। चीन का पॉलिटिकल और मिलिट्री एम है, आपको ध्यान देना है देपसांग में वो 7 से 8 किलोमीटर इनकर्सन जो की है, उसको पूरा डर है कि कहीं ना कहीं आप जो दौलत बेग ओल्डी जिसको सब सेक्टर नॉर्थ बोलते हैं, जहां पर आप जमावड़ा बना रहे हैं, वो उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि उसके ईस्ट में एक्साइचिन पड़ता है, उसके नॉर्थ में काराकोरम हाईवे पड़ता है और उसके वेस्ट में आपका गिलगित बाल्टिस्तान पड़ता है। तो चीन को हरदम यह डर था कि जिस प्रकार से हमने दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड बना ली है और हम जिस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं सब सेक्टर नॉर्थ में, तो ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्टेटमेंट भारत से आ रही थी कि एक्साइचिन भी भारत का हिस्सा है और गिलगित बाल्टिस्तान, कि कुछ भारत ऐसा तो नहीं कर देगा कि जिसको बोलते हैं गेटवे टू एक्साइचिन जो आपका दौलत बेग ओल्डी है, वहां से कहीं आप ईस्ट की तरफ चले जाएं या वेस्ट की तरफ आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में गिलगित बाल्टिस्तान में, इसको नकारा करने के लिए बहुत अहम बात कह रहे हैं आप
सिवाज जी बहुत अहम बात कह रहे हैं आपकी, बहुत अहम बात कह रहे हैं आपकी। कैसे चीन की जो साजिश है ये बड़ी दूर तक की गई थी, बहुत दूर तक सोचा है चीन ने। जी हाँ, अक्सर चीन के बारे में सोचा है चीन ने कि कहीं वहां तक तो भारत अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएगा, और भारत की क्योंकि ताकत बढ़ रही थी, भारत की जो रोड कंस्ट्रक्शन है उससे भी चीन को परेशानी है, भारत जिस तरह से अपने यहां पर जमावड़े को बढ़ा रहा है उससे चीन को परेशानी थी, चीन को परेशानी कई फ्रंट पर थी। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, चीन ने जो ये किया है, जो गलवान में किया है, और चीन ने जहां डेप्सांग में चीन आगे आया है वहां से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो भारत की तरफ से उसे कहा जा रहा है कि पेंगोंग से, डेप्सांग से, हर जगह से आपको पीछे जाना होगा जहां आप आगे आए हैं। इसके पीछे चीन की बड़ी साजिश है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं के सिवाज जी, बड़ी राजनीतिक साजिश है, बड़ा पॉलिटिकल गेम है चीन के अपने देश के भीतर भी, और भारत की महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी, और भारत के क्लेम को लेकर भी। देखिए, जनरल सिवाच ने बिल्कुल सही कहा कि उनकी नज़र दौलत बेग ओल्डी पर इसलिए भी थी कि वो नहीं चाहते थे कि एक रास्ता खुले जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, और उसके अलावा इसको आप विश्व के तौर पर भी देखिए। अभी क्या है, पूरी दुनिया का विलन बना हुआ है चाइना। पूरी दुनिया को ये पता है कि कोरोना वायरस संक्रमण को चीन ने सही से टैकल नहीं किया। इसके चलते जो चीन के प्रति लोगों का अविश्वास हुआ है पूरी दुनिया में, उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, और अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, जो कि एक भ्रांति पर आधारित है। और वो सुपर पावर बने ना बने, लेकिन वो एक चीज जरूर करने जा रहा है कि अपने लोगों को ये बताने जा रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पावर के रूप में उभर रहे हैं। और यही नहीं, चीन मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, वो तिब्बत में कर रहा है, वो ताइवान के बॉर्डर पे कर रहा है, वो सारे तरफ अपने लोगों को दिखा रहा है देखो हम पूरी तरह समर्थ हैं दुनिया से लड़ने के लिए। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, और जितने भी उनके नेबर्स हैं, जैसे वियतनाम हुए, फिलीपींस हुए, जो लिटोरल नेबर्स हैं, उनके प्रति भी वो दिखाना चाह रहा है कि हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार ना हो, हम किसी भी शक्ति से कम नहीं है। और यही, और भारत को यहाँ पर भारत का रोल बड़ा अहम हो जाता है। और भारत में और वो संदेश प्रोफेसर अमिताभ जी, वो संदेश बाहर की दुनिया के लिए भी है, और चीन के भीतर अपने देश में जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ा संदेश है ये। उनको भी तो खुश करना है, उनको भी तो इस वक्त कोरोना की मार और आर्थिक तंगी और फूड शॉर्टेज, ये तमाम दिक्कतें, खाद्यान्न संकट और इन तमाम दिक्कतों से चीन के अंदर लोग जूझ रहे हैं, तो उनको भी एक तरह का ये अफीम है जो चटानी है चीन को। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताते हैं। भारत की तैयारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एलएसी पर भारत किस तरह से तैयारी कर रहा है, भारत किस तरह से अपनी पेट्रोलिंग को लेकर, अपनी गश्त को लेकर, अपनी चीन की तरफ जो हम निगरानी रखते हैं उसको लेकर अपनी ताकत को कैसे बढ़ा रहा है और मजबूत कर रहा है। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि अब 2 कुबड़ वाले ऊंटों के जरिए पेट्रोलिंग की जाएगी एलएसी पर, और ये जो पेट्रोलिंग है ये 2 कुबड़ वाले ऊंटों के साथ इस वजह से की जाएगी क्योंकि वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 170 किलो वजन लेकर गश्त कर सकते हैं 12 किलोमीटर तक के इलाके में। ये बड़ी सफलता होगी क्योंकि ये डीआरडीओ ने इसको लेकर पूरी स्टडी की है, पूरी जांच की है, और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि 2 कुबड़ वाले ऊंट का इस्तेमाल कर सकते हैं गश्त करने के लिए। फिलहाल टट्टू या खच्चर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है भारतीय जो सेना है उनकी तरफ से पेट्रोलिंग करने के लिए इस इलाके में। वो लगभग 40 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो 17,000 की फीट की ऊंचाई पर 170 किलो वजन लेकर 12 किलोमीटर के रास्ते में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये 2 कुबड़ वाले ऊंट जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इनके जरिए पेट्रोलिंग की जाएगी, उनकी क्या खासियत है, क्यों उन्हीं का इस्तेमाल किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। 2 कुबड़ वाले ऊंटों की खासियत आपको बता देते हैं। दुर्गम और ऊंचाई वाली जगह पर आसानी से जो पेट्रोलिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दुर्गम इलाकों में और बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से काम कर सकते हैं, वहां बेहद कारगर होते हैं ये 2 कुबड़ वाले ऊंट, और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 170 किलो वजन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ये बहुत ऊंचाई की जगहें हैं जहां पर ये पेट्रोलिंग करनी होती है भारतीय सेना को। तो वहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 170 किलो वजन लेकर ये 2 कुबड़ वाले ऊंट 12 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, और ये बहुत काम आएंगे अगर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो ऊंट हैं, खाने पीने की किल्लत अगर होती है तो 3 दिन तक
ये उस तरह के हालात में भी रह सकते हैं जहां पर खाने और पीने की किल्लत हो। तो पानी अगर नहीं मिल रहा है या खाने की किल्लत हो तो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं ये ऊंट, और ये इनकी खासियत है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर वो इलाके जहां पर ये पेट्रोलिंग की जाती है बहुत दुर्गम इलाके हैं, काफ़ी दूर तक अंदर जाना पड़ता है पेट्रोलिंग करने के लिए, और इस तरह के हालात भी हो सकते हैं कि आपको खाने पीने की किल्लत हो जाए। तब 3 दिन तक ये बिना खाने पीने के रह सकते हैं ये ऊंट, और इनकी बहुत बड़ी खासियत है क्योंकि अभी जो इस्तेमाल किए जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए जानवर, वो खच्चर या टट्टू किए जाते हैं जो 40 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इन ऊँटों का इस्तेमाल होगा तो वो लगभग 170 किलो तक का वजन ले जा सकेंगे, और ये बहुत कारगर होगा। ये खासियत है इन ऊँटों की। तो ये डीआरडीओ की तरफ से एक स्टडी की गई थी, उसके बाद इसका नतीजा निकलकर सामने आया। मेजर जनरल लेके से बात आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो डीआरडीओ की तरफ से जांच की गई है लगातार की जाती रहती है कि किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं हम पेट्रोलिंग को, हमारे जवानों को, और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। अगर ये 2 कुबड़ वाले ऊँटों का इस्तेमाल करेंगे इतनी ऊंचाई पर तो बहुत कारगर और बहुत फायदेमंद होगा ये। बिल्कुल ठीक है सुमेरा, देखो ये एक नुब्रा वैली के अंदर पाए जाते हैं ये 2 कुबड़ वाले जो ऊंट हैं, और ये मेन जो ऊंट होते हैं उनसे छोटे होते हैं, और इनके पास 2 एक प्रकार से हब हैं। तो हम्प 2 हैं, और ये क्या करते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये 17,000 फीट की ऊंचाई पे जा सकते हैं और 200 केजी करीब वेट ले जा सकते हैं। 2 से 3 दिन बिल्कुल पानी और खाने के बगैर रह सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि हम पेट्रोलिंग वगैरह जो करते हैं इस्तेमाल हो सकता है, और ये आगे हम करते भी रहे हैं। इसका आईटीबीपी भी करेगी क्योंकि वो डिप्लॉयड है। और आप ये समझे लद्दाख एक डेजर्ट है, जिस प्रकार से आपका राजस्थान के अंदर ऊंट का कार्रवाई करी जाती है, इसी प्रकार से ये भी एक डेजर्ट है, ये हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है, और यहाँ पर ऊंट जो है छोटे हैं मगर 2 हम्प के हैं, और इसका इस्तेमाल भारत की फौज अच्छी तरीके करेगी, और इससे पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं, और इससे आप लॉजिस्टिक बिल्डअप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इनको एक प्रकार डायरेक्शन की बड़ी अच्छी सेंस है। तो ये नुब्रा वैली है। इसी पर सुमित से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, और अभिषेक से भी, सुमित और अभिषेक से भी एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। जी सुमित, ये जो डीआरडीओ की तरफ से स्टडी की गई है ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर अभिषेक की भी प्रतिक्रिया इस पर। जी मेरा खास तौर पे आपको याद होगा कि सिल्क रूट के लिए इसी तरीके के कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है 2000 के बाद से लगातार इनकी संख्या बढ़ी है नुब्रा वैली इलाके के अंदर, तो अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो 17,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर -50-40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारी मोबिलाइजेशन के लिए हमको बहुत कारगर होगा, और ये एक ऐसा नेचुरल कह सकते हैं कि इक्विपमेंट है, आप इसको कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको लेकर जो इन टेरेन से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि इन टेरेन के अंदर आराम से रह भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, और अगर ये होता है तो आने वाले वक्त में ये हमारी मोबिलाइजेशन के लिए, हमारी फॉरवर्ड पोस्ट की रसद पहुंचाने के लिए बहुत कारगर होगा। सुमेरा, बहुत कारगर साबित हो गए। मैं अभिषेक आपके पास आऊंगी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुमित, ये बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। यूएनजीए की बैठक में जिनपिंग का महाझूठ सामने आया है। जिनपिंग ने जब संबोधित किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा भर है। क्या कुछ जिनपिंग ने कहा है वो बताते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि यूएनजीए में जिनपिंग का जो महाझूठ है उसमें उन्होंने एक नहीं कई बातें कही हैं। जिनपिंग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। चीन जो खुद अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता, जिनपिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। दूसरे देशों को, खासकर जो छोटे देश हैं, उन्हें डराना धमकाना नहीं चाहिए, ये कह रहा है चीन। जबकि खुद लगातार ताइवान को किस तरह से डरा धमका रहा है, उनके इलाके में किस तरह से ताइवान की सीमा में रोज अपने फाइटर प्लेन भेज रहा है, और धमकाने के बाद, ताइवान के भगाने के बाद वहां से भागकर वापस आता है। किसी को भी किसी देश पर दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए, ये कह रहे हैं जिनपिंग। और जिनपिंग ने यह भी कहा है कि ये जो तमाम बातें हैं इनसे साफ जाहिर होता है कि महाझूठ से साफ है कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। दुनिया के मंच पर चीन अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है, जो बहुत शांति प्रिय है, दुनिया में शांति बहाली चाहते हैं। अभिषेक, ये बड़ी बात है। देखिए, यूएनजीए की प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने चीन अपनी एक अलग तरह की छवि रखना चाहता है, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं, जो वो कर रहा है जमीन पर, वो तो दुनिया को साफ तौर पर दिख ही रहा है ना, वो उससे तो बिल्कुल उलट है ये। देखिए सुमेरा, ये जो जितनी बातें हमें सामने आई है, इसको आप मान लीजिए कि आखिरकार चीन को ये नौबत क्यों आ गई। चीन ने उन्होंने ये बयान दिया क्यों? कूटनीतिक हलकों में एक एक शब्द के मायने होते हैं। ये बयान इसीलिए दिया है क्योंकि जमीनी स्थिति एकदम उलट है। जो ताइवान में हम देख रहे हैं, जो लद्दाख में देख रहे हैं, साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं, यहां तक कि आप सोचिए अफ्रीका के जो देश हैं
वो तक ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन हमारे अंदर अतिक्रमण कर रहा है, चीन हमको जबरदस्ती अपनी शर्तों पर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली जो चीन के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय पूरी गोलबंदी हो रही है, ये उस हिस्से को सही करने की एक नाकाम कोशिश है। जी सुमेरा, इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष झा भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं मनीष से भी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मनीष, यूएनजीए की बैठक में जिनपिंग ने, आपने इसके बारे में पहले भी बात की थी, जिनपिंग ने जो कुछ कहा है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये सब कर रहा है चीन, लेकिन दुनिया को ये कह रहा है कि छोटे देश को धमकाना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए। तो अपनी छवि जाहिर सी बात है एक बड़ी ताकत, एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर रखना चाहता है दुनिया में, लेकिन हकीकत कुछ और है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए जब पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र के 75वीं सालगिरह मना रही है और कल इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संबोधन किया था, अपना मैसेज दिया था, और चीन के राष्ट्रपति के मैसेज में जो वो कर रहे हैं और चीन का जो कंडक्ट है ये अपने आप में विरोधाभासी है। और देखिए इसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में भी चीन अलग थलग पड़ा हुआ है, जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य में से 4 अस्थायी सदस्य एक तरफ है और चीन अकेला एक तरफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में चीन शब्दों के मायाजाल से दुनिया को भ्रम में डालना चाहता है। मुझे तो हैरानी हुई इस बात को लेकर कि उन्होंने स्टार्ट किया इस बात से कि कोरोना की महामारी से दुनिया ग्रसित है। अब बताइए कोरोना किसने दिया? महान शी जिनपिंग की ही देन है। उसके बाद दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि दादागिरी नहीं करनी चाहिए। दादागिरी कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। छोटे देशों को कौन धमका रहा है? चीन धमका रहा है। अतिक्रमण ये मनीष ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मनीष, ये ठीक वैसा ही जैसे पाकिस्तान करता है कि वो कहता है कि आतंकवाद से हम बहुत ग्रसित हैं, जबकि खुद ही आतंकवाद को पालते पोसते हैं और दुनिया में फैलाते हैं, लेकिन कहते हैं देखिए हम आतंकवाद को झेल रहे हैं, हम उससे परेशान हैं। यही चीन भी कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लें, फिर हमारे मेहमानों के पास भी जाएंगे। बड़ी खबर ये कि ताइवान को डराने की कोशिश में चीन लगातार जुटा हुआ है। यूएनजीए में जाकर जिनपिंग कुछ भी कहें, लेकिन ताइवान को लेकर उनकी हरकतें वही हैं। ताइवान को लगातार डरा रहे हैं। 2 टोही विमान एक बार फिर ताइवान की एयर स्पेस पे घुसे और उसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई तो वो वहां से वापस गए हैं। तो 2 टोही विमान चीन के एक बार फिर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। ताइवान की तरफ से चेतावनी दी गई, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया, तो वहां से वापस लौटे चीनी विमान। चीन लगातार अपने बॉम्बर और फाइटर जेट्स भेजकर ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। विष्णु प्रकाश जी, यूएनजीए में जो चीन कह रहा है, जो जमीन पर कर रहा है, हम बड़ी खबर बता रहे हैं ताइवान में 2 टोही विमान फिर गए हैं, इससे क्या आप समझ रहे हैं? चीन जो हासिल करना चाहता है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन दुनिया का रुख अब चीन की तरफ आपको लगता है कि बदला है और इसी वजह से इस तरह का बयान यूएनजीए में देना पड़ रहा है जिनपिंग को? ना केवल बदला है पर चीन का असली चेहरा सबको मालूम पड़ गया। पहले तो शक था, अब यकीन में बदल गया है। ये एक अपने बनाए हुए भ्रम महल में रहते हैं। और आपको मैं याद करवाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि 2 महीने पहले इनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था कि 5000 साल में के इतिहास में चीन एक शांति प्रिय देश रहा है, परमानेंटली पीसफुल, और इनके सिस्टम में एक भी अग्रेसिव जीन नहीं है। तो इनका कहना, और ये विस्तारवादी देश है, ये ध्वंसिया देश है, पर ये समझते हैं कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोग विश्वास करेंगे, जो नहीं करते। तो इनका नकाब उतर चुका है। विष्णु प्रकाश जी की आवाज मुझे आनी बंद हो गई है, शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन इस बीच हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक और बड़ी खबर आ रही है। समंदर में जासूसी का चीन का नया पैंतरा है, इसको लेकर नई जानकारी मिल रही है कि समंदर में भी जासूसी करना चाहता है चीन। ये जानकारी मिल रही है। चीन ने अपना ओशन सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसके पीछे मकसद दरअसल जासूसी है। दरअसल समंदर में क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर रखना मकसद है इस सैटेलाइट का, ओशन सैटेलाइट का। इसका मकसद ओशन रिसर्च नहीं है, जो कि कहा जा रहा है कि ओशन रिसर्च के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, लेकिन वो मकसद नहीं है। मकसद यहाँ समंदर पर नजर रखना है, क्योंकि समंदर को भी अपना इलाका चीन लगातार कहता रहा है, बहुत बड़े इलाके तक अपना दावा करता रहा है और करता है अभी भी। उसी की वजह से पूरे इलाके पर नजर भी रखना चाहता है। इसी पर हम
इसी पर हम लगातार आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी यहाँ LAC पर, वो भी हम आपको बताएंगे कि जब अगर आज बैठक शुरू होती है और कब तक वो चलती है, उससे क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा। हर बड़ी खबर आप TV9 भारतवर्ष पर लगातार देखेंगे। LAC से फिलहाल इस स्पेशल शो में मेरे साथ इतना ही। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,